फ्रॉम दी फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ कंसर्न प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट। कह रहे मशीनरी अकाउंट से रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शन है आपके पास और ये ईयर एंडेड 31 मार्च और ये इन्होंने ईयर बताया कि जिस ईयर की बात हो रही है, जिस ईयर के इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, उस ईयर का एंड जो है बेटा वो 31 मार्च 2022 में है। इसका मतलब ये ईयर स्टार्ट कब हुआ होगा? अगर मार्च में क्लोज हो रहा है तो ये स्टार्ट कब हुआ होगा बेटा? कब हुआ होगा? 1 अप्रैल 2021। ठीक है जी। यहां पे लिखा हुआ 1 अप्रैल 2021 परचेज अ सेकेंड हैंड मशीनरी। सेकेंड हैंड मशीनरी, एक पुराना मशीन इन्होंने खरीदा था और ये पुराना मशीन कितने का खरीदा था बेटा? 40,000 रुपये का एक मशीन खरीदा था इन्होंने। सेकेंड हैंड एक पुराना मशीन है जो कि इन्होंने खरीदा था 40,000 रुपये का 1 अप्रैल को। फिर 1 अप्रैल की ही बात है, देखो यहाँ पे डेट ध्यान पे देखना, ये दोनों सेम है ना डेट। कह रहे जी मशीन हमने खरीदी है, उस पर खर्च किया हमने, स्पेंड, उस पर खर्च किया, किस बात के लिए किया आपने? रिपेयर करवाया है, इसे हमने रिपेयर करवाया और उस पर कितने खर्च किए? 10,000। मुझे एक बात बताइए, मशीन आपने 40,000 की खरीदी थी, 10,000 का एक्सपेंस किया आपने, सेम डेट किया है, तो क्या ये मशीन की कॉस्ट में ऐड करेंगे या नहीं करेंगे? मैंने कॉस्ट ऑफ मशीनरी के बारे में बताया था कि जब भी कोई परचेज करते हैं तो जब तक यूज़ करने के काबिल ना हो जाए तब तक जितने भी एक्सपेंसेस होंगे सब उसमें क्या करेंगे आप? ऐड कर देंगे। 30 सितंबर की बात करते हैं। 30 सितंबर में, अब ये 30 सितंबर जो है इस डेट से आगे है ना बेटा? कितने दिन गुजर गए होंगे? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, पूरे 6 महीने। 6 महीने परचेज एडिशनल न्यू मशीन, एक नया मशीन खरीदा इन्होंने। क्या करा बेटा? एक नया मशीन खरीदा, लेकिन ईयर तो सेम है। सेम ईयर में एक और मशीन खरीदी, कितने रुपए की? और 31 दिसंबर, देखो सितंबर में खरीदी, दिसंबर में रिपेयर करवा रहे हैं मशीन का, कितने का? अब बताओ, ये आपने खरीदी तो सितंबर में थी, रिपेयर आप दिसंबर में करवा रहे हो, और हम मान के चल रहे जिस दिन हमने खरीदा उसी दिन से यूज करना स्टार्ट कर दिया था। जिस दिन हमने खरीदा था ना उसी दिन से हम यूज कर रहे हैं। तो मुझे बताइए, ये जो दिसंबर में आपने रिपेयर किया, क्या उस एक्सपेंस को भी ऐड करेंगे मशीन की कॉस्ट में? समझ गए मेरी बात को? एसेट्स की कॉस्ट में कोई भी एक्सपेंसेस तब ऐड होता है जब यूज करने से पहले पहले हुआ हो। ये जो एक्सपेंसेस है या यूज करने से पहले का है बेटा या बाद का है? अरे बोलो बोलो, बाद का है। वेरी गुड। अब क्वेश्चन में ये इसका कोई मतलब नहीं रह गया क्योंकि ये यूज करने के बाद एक्सपेंस हो रहा है, तो इसको हम लोग कहीं पे भी ऐड नहीं करेंगे। इन्होंने बोला 31 मार्च 2022 मशीनरी को डेप्रिशिएट करना है आपने, कितना परसेंट के हिसाब से? 10%। नालायकों ने मेथड नहीं बताया। मेथड बताया क्या? अभी क्या करें? WDV कर दें? नहीं। अभी हम लोग कैसे चल रहे हैं? ये टॉपिक ही हमारा किस हिसाब से चल रहा है? स्ट्रेट लाइन मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड को चुनते हैं। ठीक है सर। तो पहले आप फॉर्मेट बना सकते हैं मशीनरी अकाउंट का, चलो बना के दिखाओ। तो पहले स्टार्ट करते हैं सर। सबसे पहले ईयर लिख लेंगे 2021। बेटे 2021 में जो हम मशीन खरीद रहे हैं 1 अप्रैल है, ये क्लियर है? और ये मशीन जब भी हम खरीदते हैं तो क्या लिखते हैं बच्चे? बैंक। सर हम डेबिट साइड ही क्यों लिखते हैं? क्योंकि मशीन इंक्रीज हो रही है, मशीन एसेट्स है, एसेट्स बढ़ता है, तो हम लोग कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड। तो जी मशीन हमने खरीदी थी, वो मशीन की कीमत कितनी थी? 40,000। मशीन की कीमत कितनी थी सर? सेकंड हैंड है, लेकिन है तो मशीन ना, कितने की है? 40,000 रुपये। और इस पे खर्च भी किए गए। मैंने आपको कई बार सिखाया भी है कि आप ये 40,000 अलग टू बैंक करके एक्सपेंस को भी अलग लिख सकते हैं, वरना तो आप 40,000 प्लस ये 10,000 ऐड कर देंगे तो बेटा कितना हो जाएगा? 50,000। क्लियर है? समझ में आया ना इसे ऐड क्यों किया हमने? तो टू बैंक 40,000 प्लस 10,000 ये हो गए बच्चे 50,000। अब क्वेश्चन ने एक बात और कही, अभी ये देखो 2021 का अप्रैल था, अभी जैसे हमने अप्रैल से आगे बढ़े, अप्रैल से आगे बढ़े क्या आ गया बेटा? बोलो। ईयर तो सेम है, यानी इसी ईयर की बात हो रही है। क्या किया हमने?
बोलो बोलो, न्यू मशीनरी हमने परचेज करी। बेटा न्यू मशीनरी परचेज करेंगे तो मशीनरी फिर से इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज। डेबिट साइड लिखेंगे क्रेडिट साइड? डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। अच्छा पता है क्या करते हैं, जब दो दो मशीनें आ जाती है ना तो हम यहाँ पे ना M1 ऐसे करके डिनोट कर देते हैं, मशीन 1, और उसके बाद इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मशीन 2, और डेट डाल देंगे सर 1 सितंबर। सही है सर ये? अच्छा 1 सितंबर, अभी ठीक है। तो टू बैंक लिख दिया हमने, और यहाँ पे आप मशीनरी पे आ गए, कितने का आ गया बेटा? ये 20,000। 30 सितंबर था, लो जी, ठीक है अब्दुल्ला। तो सर हमने 1 अप्रैल की जो मशीन थी और ये जो खर्चे किए थे ये दोनों ऐड कर दिए, क्योंकि हमारा ये रूल कहता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का रूल ये कहता है कि जब भी किसी एसेट्स को एसेट्स आप लिख रहे हैं तो उस एसेट्स के ऊपर जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं बिफोर पुट टू यूज़, सारे एक्सपेंसेस को आपको एसेट्स की कीमत में ऐड करना है। कोई भी एसेट्स हो, किसी भी एसेट्स को आप एसेट्स रिकॉर्ड करेंगे तो उससे पहले, यूज़ करने से पहले पहले कितने भी एक्सपेंसेस हो जाएं सब उसको ऐड कर देंगे। तो जितने भी आपके पास फिक्स एसेट्स की बात हो रही है। उसके बाद सितंबर में हमने ख़रीदा एक और, तो एक और हमने लिख दिया बेटा यहाँ पे जाके। फिर आते सितंबर के बाद कौन सी डेट आ गई है? दिसंबर में। दिसंबर में एक खर्च किया रिपेयर के बारे में, रिपेयर करवाया कितने रुपए का? इसको कहीं नहीं लिखना है। सर क्यों नहीं लिख रहे? अभी तो आपने ऊपर का लिखा था रिपेयर का, यहाँ के रिपेयर का क्यों नहीं लिख रहे हो आप? बेटा ये वाला रिपेयर ना जिस दिन हमने परचेज किया था उसी दिन हुआ था, और ये वाला हमने 30 सितंबर को हमने ख़रीदा, इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया, फिर नवंबर गुजर गया, फिर दिसंबर आया, फिर दिसंबर में रिपेयर हो रहा है। तो किसी एसेट्स को यूज़ करने से पहले के खर्चे एसेट्स में ऐड होते हैं, लेकिन किसी भी एसेट्स को यूज़ करने के बाद अगर कोई रिपेयर किया जा रहा है तो वो उसके कीमत में ऐड नहीं होगा। तो इसलिए हम इसे इग्नोर करेंगे। आता है इग्नोर करना? आता है तेरे को? अच्छा इसे इग्नोर करना नहीं आता। चले आगे। ओके सर, अब मुझे इग्नोर कर रहे हो क्या? अब इसके बाद बढ़ते हैं बेटा। इन्होंने बोला 31 मार्च को डेप्रिसिएशन निकालना है, और कुछ नहीं है, दो मशीनें खरीदी, हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे 31 मार्च 2022, 31 मार्च। बेटा जब डेप्रिसिएशन आप निकालोगे देखो किस बात का ख्याल रखना है, बाई डेप्रिसिएशन लिखेंगे आप। अब डेप्रिसिएशन में ना बच्चे कितनी मशीनें आपके पास? कितनी है? तो यहाँ पे आप लिखेंगे M1 और दूसरे के लिए क्या लिखेंगे? M2। जब 2-3 मशीनें हो ना तो ऐसे करते हैं, तो M1 और फिर M2। तो M1 के लिए जो डेप्रिसिएशन निकालना है वो किस पे निकलेगा बेटा? 50 पे, 40 पे, 10 पे, किस पे? 50,000 पे। तो 50,000 बेटा 50,000 इंटू कितना परसेंट? क्वेश्चन में गिवन है 10% पर एनम। यहाँ से 1 अप्रैल से लेके मार्च तक कितने महीने हो गए बेटा? 1 अप्रैल से मार्च तक का मंथ काउंट करो, बताओ। पूरे 12 महीने हो गए ना, तो पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, और वो इंटरेस्ट कितना आएगा सर? 5,000 आएगा। इसी तरीके से आप M2 के बारे में करेंगे। M2 की वैल्यू कितनी थी बेटा? 20,000 का कितना परसेंट? अभी कितने महीने हुए? सितंबर से, यहाँ से काउंट करेंगे मार्च तक का, यहाँ से यहाँ तक, ध्यान से। सितंबर हो गया ना, ये सितंबर है ना बेटा? सितंबर के बाद कौन सा मंथ आएगा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल 6 मंथ। तो बच्चे इसको आप लिखेंगे 6/12। तो ये, अरे कितना आया? बस, तो ये 1000 आ गया जी। आगे निकालना है आपको। सर इसके बाद हम लोग क्या करते थे बताओ? डेप्रिसिएशन निकालते थे, उसके बाद क्या करते थे? उसके बाद हम लोग निकालते हैं बैलेंस, बाई बैलेंस कैरीड डाउन। बेटा जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है ना MCQ, तो उसमें पूछ लेते हैं M1 का बैलेंस क्या आया या M2 का क्या आया, अलग अलग भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मैं आज आपको अलग अलग निकालना सिखाता हूँ, M1 M2 का अलग अलग। पहले तो नॉर्मल बैलेंस का तरीका आपको पता है, इधर का टोटल कीजिए, इधर के टोटल में से माइनस कर दीजिए, यही था ना बेटा? इस साइड का टोटल कितना है? 70,000। तो ये इस साइड का टोटल कितना है? सिर्फ
अरे सर बाद में नोट कर लेना सर, पहले बता दो मेरे को। इधर का टोटल, इस साइड का टोटल बताओ, ज़्यादा कौन सा? 6000 ना? अच्छा 7000, 70,000। अब 70 में से ये 6000 के कितना बचा बेटा? 64,000। कितना आएगा? आए समझ में? तो एक तरीका तो बैलेंस निकालने का वो है, इस तरीके से निकाल सकते हैं M1 M2, लेकिन मालूम नहीं चला। लेकिन अगर आपको M1 M2 का निकालना हो तो M1 की वैल्यू बताओ कितनी थी? अरे बोलो ना। तो बेटा 50,000 माइनस कितना डेप्रिसिएशन M1 पे, कितना आएगा? 45,000, ऐसे निकलेगा। M2 का बताइए वैल्यू कितनी थी? कॉस्ट 20,000 माइनस कितना? M2 का डेप्रिसिएशन 1000, कितना आया बेटा? 19,000। अभी इसका टोटल करके चेक करो, यही आ रहा होगा। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं बैलेंस, और डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी जहाँ पे 2 मशीनें हैं या 3 मशीन हैं, तो हम बेहतर तरीका ये होता है इस तरीके से निकालने का। क्लियर है? समझ में आ गया? ये क्वेश्चन समझ में आया? तो आप इसे नोट करो, ज़्यादा टेंशन ना लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ और सीखेंगे। जी सर पूछिए। इसके बाद तो इसमें मैंने वर्किंग नोट कहाँ किया? वर्किंग नोट जो आपको करना है बेटा, वो सेल की कैलकुलेशन के लिए करना है। डेप्रिसिएशन निकालने के लिए वर्किंग नोट नहीं दिखाना आपको। जो सेल होगा ना, सेल में प्रॉफिट कितना आया, लॉस कितना आया, इसके लिए आपको वर्किंग नोट दिखाना कंपलसरी है। और किसी का कोई सवाल हो? सर आप ये कह रहे हो कि आपने M1 कैलकुलेट करा, M2 करा, और ये 45 को डायरेक्ट यहाँ लिख दिया और 19 को यहाँ लिख दिया, तो ये 64 लिखने की जरूरत नहीं जी। हाँ बैलेंस सीडी यहाँ पे लिख देते हैं। हाँ ठीक है, डायरेक्ट बैलेंस सीडी लिख सकते हैं। आप ये कह रहे हो कि सर मैं ना ये फालतू के काम करना ही नहीं चाहता, क्या सरदर्दी दे रहे हो मेरे को, बस सीधा 64 यहाँ लिख दूँ, यही कह रहे हो ना बैलेंस सीडी? तो लिख दो ना सर, किसने रोका है? लेकिन बेटा ये इस ईयर में, जो ईयर का एंड है, आखिरी साल है, उसमें तो चल जाएगा। नेक्स्ट ईयर अगर WDV मेथड होता तो कौन सी वैल्यू पे डेप्रिसिएशन निकालते आप? तो उसमें क्या करते फिर? M1 की बुक वैल्यू चाहिए ना नेक्स्ट ईयर, तो उसमें दोनों मशीन का, तो ये चीज़ एंड वाले मंथ में तो चल जाता है, एंड वाले में। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर ये सेल हो रहा होता इन फ्यूचर, अगले साल ही, फिर से बुक वैल्यू चाहिए था नेक्स्ट ईयर में, है ना? तो M1 M2 करना अच्छी बात है। हाँ आखिरी साल का जैसे ये एंड है, ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म है, तो आप सीधा बैलेंस सीडी के सामने लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं सर इसमें। ठीक है।